शुभ दोपहर बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं नमक का दरोगा। मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित यह बहुत ही प्रसिद्ध कहानी रही है। और आज भी हमें पढ़ने में यह उतनी ही मज़ेदार लगती है और वो हमारे दिमाग में वो चित्रण पूरी उस कहानी का, उस जो वो वातावरण रहा उस समय, जो स्थिति रही, उसका पूरा का पूरा चित्रण हमारे मस्तिष्क में बन जाता है। तो हम आगे बढ़ने के पहले सबसे पहले जानते हैं मुंशी प्रेमचंद जी का थोड़ा सा परिचय। तो मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम था धनपत राय। उनका जन्म 1880 ईस्वी में लम्ही गांव में उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं रही हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान, ये सारे इनके उपन्यास थे। सोजे वतन, मानसरोवर को 8 खंडों में विभक्त किया गया है क्योंकि बहुत सारी कहानियाँ इस कहानी संग्रह में संग्रहित हैं। गुप्त धन, ये भी कहानी संग्रह था। करबला, संग्राम, प्रेम की देवी, ये नाटक थे। कुछ विचार, विविध प्रसंग, ये निबंध संग्रह थे। और इनका देहावसन सन 1936 में हुआ था, बनारस में हुआ था। प्रेमचंद को हिंदी कथा साहित्य का शिखर पुरुष कहा जाता है। इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और जैसे तैसे पारिवारिक समस्याओं के चलते उन्होंने बीए तक की पढ़ाई पूरी की। एमए करना चाहते थे लेकिन उन्हें अपने जीवन यापन के लिए नौकरी करनी पड़ी। सरकारी नौकरी की उन्होंने नौकरी मिली भी, लेकिन महात्मा गांधी के साथ असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका देने के कारण उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। वे राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े रहे और उसके साथ साथ लेखन कार्य भी वे सुचारू रूप से करते रहे। उनकी पत्नी का नाम था शिवरानी देवी। वो भी अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलनों में उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर हिस्सा लिया करती थी। उनके जीवन को जो राजनीतिक संघर्ष था और सामाजिक संघर्ष था, वो दोनों उनके लेखन में उभर कर सामने आया है। हिंदी साहित्य के इतिहास में कहानी और उपन्यास की विधा के विकास का जो काल विभाजन है वो प्रेमचंद को ही केंद्र में रखकर किया जाता रहा है। कहा जाता है कि प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर युग, यानी कि उनका जो महत्व था उसे इस प्रकार से हम निर्विवाद रूप से, स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि उनको काल विभाजन में केंद्र में रखा गया। प्रेमचंद ही वे पहले रचनाकार हैं जिन्होंने कहानी और उपन्यास की विधा को कल्पना और प्रेम प्यार यानी रोमानियत के से निकालकर यथार्थ की ठोस जमीन पर प्रतिष्ठित किया। उन्होंने पढ़ने पढ़ाने की परंपरा से भी सभी को जोड़ा और इसमें हिंदुस्तानी यानी कि हिंदी और उर्दू मिश्रित भाषा का प्रयोग किया। उनके यहाँ हिंदुस्तानी भाषा अपने पूरे ठाठ बाट और जाति स्वरूप के साथ आई। उनका आरंभिक कथा साहित्य कल्पना, संयोग और रोमानियत के ताने बाने से बुना गया है, लेकिन एक कथाकार के रूप में उन्होंने लगातार विकास किया और पंच परमेश्वर जैसी कहानी तथा सेवा सदन जैसे उपन्यास के साथ सामाजिक जीवन को कहानी का आधार बनाने वाली यथार्थवादी कला के अग्रदूत के रूप में वे सामने आए। यथार्थवाद के भीतर भी आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से आलोचनात्मक यथार्थवाद तक की विकास यात्रा प्रेमचंद ने की। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद स्वयं उन्हीं की गढ़ी हुई संज्ञा है। यह कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में किए गए उनके ऐसे रचनात्मक प्रयासों पर लागू होती है जो कटु यथार्थ का चित्रण करते हुए भी समस्याओं और अंतः विरोधों को अंततः एक आदर्शवादी और मनोवांछित समाधान तक पहुंचा देती है। सेवा सदन, प्रेमाश्रय आदि उपन्यास और पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा आदि कहानियाँ ऐसी ही हैं।
बाद की उनकी रचनाओं में यह आदर्शवादी प्रवृत्ति थोड़ी कम होती गई और धीरे धीरे वे ऐसी स्थिति तक पहुंचते हैं जहां कठोर वास्तविकता को प्रस्तुत करते हैं और उसमें किसी भी प्रकार का उन्होंने कोई समझौता नहीं किया। गोदान उपन्यास और पूस की रात, कफन आदि कहानियां इसके सुंदर उदाहरण हैं। यहाँ दी गई कहानी नमक का दरोगा, इसका प्रथम प्रकाशन 1914 ईस्वी में हुआ, जो कि प्रेमचंद की बहुचर्चित कहानी है, जिसे आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के बहुत अच्छे उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। अब हम बात करते हैं इस पूरे पाठ की, यानी कि इस कहानी के रूपरेखा के बारे में बात कर लेते हैं। तो नमक का दरोगा प्रेमचंद द्वारा आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की संज्ञा पर रची गई बहुचर्चित कहानी है। यह वास्तव में धन के ऊपर धर्म की जीत की कहानी है, जिसमें ईमानदार व कर्तव्यनिष्ठ मुंशी वंशीधर को पंडित अलोपीदीन खरीदने का असफल प्रयास करते हैं और उसके बाद उन्हें अपने धन के प्रभाव से वे नौकरी से निकलवा देते हैं। मुंशी वंशीधर की ईमानदारी से प्रभावित होने व अपने इस कार्य पर आत्मग्लानि होती है उन्हें, पंडित अलोपीदीन को, तो इसका वे प्रायश्चित करते हैं। और प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने क्या किया कि मुंशी वंशीधर को उन्होंने बहुत ज़्यादा, यानी कि ऊंचे वेतन भत्ते के साथ अपनी संपत्ति का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया। कहानी का जो अंत है वो सत्य की जीत के साथ होता है। यह कहानी मानवीय मूल्यों में आस्था उत्पन्न करने वाली आशावादी कहानी है। इसमें सत्यनिष्ठा, धर्मपरायणता एवं कर्तव्य निष्ठा को सम्मानित किया गया है। अब हम बात करेंगे इस पूरी कहानी का सार। देखते हैं क्या क्या, किस तरह से इस कहानी को प्रस्तुत किया गया है। तो नमक का दरोगा जो था उसके पद की प्रतिष्ठा, तो ब्रिटिश शासकों द्वारा नमक पर कर लगाए जाने के कारण नमक के कानून का पालन कराने के लिए एक नया ही विभाग बना दिया गया, क्योंकि सरकारी प्रतिबंध लगाए जाने के बाद नमक का व्यापार चोरी छिपे बढ़ गया था। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों, यानी कि धोखाधड़ी का आरंभ हो गया और रिश्वत की मोटी कमाई से नमक विभाग के अधिकारियों की मौज होगी। लोग नमक विभाग में दरोगा के पद पर कार्य करने के इच्छुक रहने लगे तथा पटवारीगिरी जैसे सर्वसम्मानित पद छोड़कर इसके लिए अपनी कोशिश करने लगे। इस पद के लिए अच्छे अच्छे वकीलों का भी जी ललचाता था। मुंशी वंशीधर का दरोगा बनना। अब ये बने नमक का दरोगा। मुंशी वंशीधर अपने अनुभवी पिता से एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान लेकर रोजगार की तलाश में निकले, ताकि घर की बिगड़ती आर्थिक स्थिति को रास्ते पर लाया जा सके। वंशीधर के पिता ने उन्हें समझाया और सलाह दी कि बेटा, घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, लड़कियां हैं, वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जा रही हैं। मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ। कगारे पर का यानी कि किनारे पर खड़ा हुआ वृक्ष हूँ, ना मालूम कब गिर पड़ूं। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो। नौकरी में ओहदे यानी कि पद पर ध्यान मत देना, यह तो पीर की मज़ार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। सौभाग्य से वंशीधर की नौकरी नमक के दरोगा के पद पर लग गई। इस समाचार से उनके स्वजनों को बहुत खुशी हुई, परंतु उनके पड़ोसियों को इस बात से जरा भी खुशी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो नमक का दरोगा बन गए और इससे उनकी इनकम बढ़ने वाली थी, इसलिए पड़ोसी बिल्कुल भी खुश नहीं थे। मुंशी वंशीधर की कर्तव्य निष्ठा।
मुंशी वंशीधर को नौकरी पर आए लगभग 6 महीने बीत चुके थे और इतने कम समय में भी उन्होंने अपनी कार्यकुशलता एवं उत्तम आचार विचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। नमक के दफ्तर से 1 मील दूर पूर्व की ओर यमुना नदी बहती थी। उसी के ऊपर एक पुल भी बना था। जाड़े की एक रात में नमक की सुरक्षा के लिए तैनात सिपाही और चौकीदार नशे में मस्त थे। तभी दरोगा जी की नींद अचानक पुल पर से गुजरती गाड़ियों की आवाज़ सुनकर खुली। बाहर आकर देखा तो गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल पार कर रही थी। गड़बड़ी की आशंका होने पर वे तलाशी के लिए गए। तलाशी के दौरान उन्हें पता चला कि उन गाड़ियों पर नमक लदा था। ये गाड़ियां दातागंज इलाके से के सर्वाधिक प्रतिष्ठित जमींदार पंडित अलोपी दीन की थीं, जो लाखों रुपए का लेन देन करते थे। अब पंडित अलोपी दीन की गिरफ्तारी। पंडित अलोपी दीन अपने सजीले रथ में ऊँघते हुए जा रहे थे। तभी गाड़ी वालों ने गाड़ियों को रोक लिए जाने की खबर उन्हें दी। पंडित अलोपी दीन सारे संसार में लक्ष्मी जी को प्रमुख मानते थे। उनकी दृष्टि में न्याय और नीति सब लक्ष्मी जी के खिलौने थे। इन्हें वह जैसे चाहती है वैसे नचाती है। लेटे लेटे ही गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर बड़ी निश्चिंतता से पान खाकर वह लिहाफ ओढ़कर आए और बोले, बाबूजी आशीर्वाद। ये कह रहे मुंशी वंशीधर से, आपने व्यर्थ ही कष्ट उठाया। मैं तो आपकी सेवा में ही आ रहा था। मेरी सरकार तो आप ही हैं। वंशीधर पर ईमानदारी का नशा था। उन्होंने कहा कि हम अपना ईमान नहीं बेचते और पंडित अलोपी दीन को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। यह आदेश सुनकर पंडित अलोपी दीन हैरान रह गए। यह उनके जीवन की पहली घटना थी। आदेश पाने के उपरांत भी बदलू से उन्हें गिरफ्तार करने से घबरा रहा था। फिर अलोपी दीन ने सोचा कि नया लड़का है। दीन भाव में बोले, आप ऐसा ना करें, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अलोपी दीन ने 40,000 तक की रिश्वत भी देनी चाहिए, परंतु वंशीधर ने उनकी एक न सुनी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद अलोपी दीन चारों ओर निराशा की दृष्टि से देखने लगे और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। पंडित अलोपी दीन के प्रति पक्षपातपूर्ण न्याय। सुबह तक हर जवान पर पंडित जी की गिरफ्तारी का किस्सा था। चारों तरफ उनकी निंदा हो रही थी। भ्रष्ट व्यक्ति भी उनकी निंदा कर रहे थे। अगले दिन अदालत में भीड़ थी। अदालत में सभी पंडित अलोपी दीन के धन के गुलाम थे। वे उनके पकड़े जाने पर हैरान थे। उन्हें हैरानी इसलिए नहीं थी कि अलोपी दीन ने यह कर्म क्यों किया, बल्कि इसलिए कि वे कानून के पंजे में कैसे आए। उनकी पैरवी के लिए वकीलों की फौज तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन के बीच युद्ध ठन गया। वंशीधर के पास सत्य था, लेकिन गवाह लोभ के कारण सत्य से पलट गए थे। मुंशी जी को न्यायालय में पक्षपात होता दिख रहा था। परिणाम स्वरूप मुकदमा शीघ्र समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने लिखा कि पंडित अलोपी दीन के विरुद्ध प्रमाण आधारहीन है तथा वे ऐसा कार्य नहीं कर सकते। दरोगा का दोष अधिक नहीं है, परंतु एक भले आदमी को कष्ट देने के कारण उन्हें भविष्य में ऐसा न करने की चेतावनी दी जाती है। मुंशी वंशीधर को नौकरी से निकालना। वंशीधर बाहर निकले तो चारों तरफ से व्यंग्य की बातें सुनने को मिली। उन्हें न्याय, विद्वता, उपाधियां आदि सभी निरर्थक लगने लगी। अदालत के फैसले के 1 सप्ताह बाद ही वंशीधर को नौकरी से निकाल दिया गया। घर वालों ने जब यह समाचार सुना तो उन्होंने अपना माथा पीट लिया। उनके पिता तो बहुत क्रोधित हुए। साथ ही माँ एवं पत्नी ने भी अपनी नाराजगी व्यक्त की। वंशीधर को पहली बार अपने जीवन में खेदजनक अनुभव हुआ कि कोई भी सत्य के लिए समर्पित होने को तैयार नहीं है। पूरे समाज ने वंशीधर को अपमानित किया। पंडित अलोपी दीन का प्रस्ताव। पंडित अलोपी दीन
वंशीधर के दृढ़ चारित्रिक बल के कारण ऐसे प्रभावित हुए कि उनकी आत्मा अंदर तक व्यथित हो गई। वे अगले ही सप्ताह अपने सजे हुए रथ पर बैठकर वंशीधर के घर पहुंचे। उन्हें आया देखकर वंशीधर के पिता अपनी बदकिस्मती और बेटे की मूर्खता का रोना रोने लगे। अलोपीदीन ने उन्हें चौंकाते हुए कहा, आपका बेटा कुलतिलक है। ऐसे धर्मपरायण मनुष्यों पर तो सर्वस्व अर्पण किया जा सकता है। उन्होंने वंशीधर से कहा, उस दिन आपने मुझे हिरासत में लिया था, आज मैं स्वयं आपकी हिरासत में चला आया हूँ। मैंने इस दुनिया में सबको खरीदकर अपना गुलाम बना लिया था, लेकिन मुझे केवल आपने ही परास्त किया है। मैं आपके सम्मुख एक आग्रह लेकर आया हूँ, आप मेरी सारी संपत्ति के स्थायी मैनेजर का पद स्वीकार कर लें। इसके लिए आपको 6,000 रुपये वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च, सवारी के लिए घोड़े, बंगला, नौकर चाकर आदि मुफ्त में मिलेंगे। मुंशी वंशीधर की विनम्रता एवं कृतज्ञता। सेठ अलोपीदीन के हृदय की विशालता और गुण ग्राहकता को देखकर वंशीधर बाबू पिघल गए। वंशीधर को पंडित अलोपीदीन का पश्चाताप स्पष्ट रूप से नजर आ रहा था। प्रस्ताव सुनकर उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मुझमें न विद्या है, न बुद्धि है, न वह अनुभव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े अनुभवी व्यक्ति की जरूरत है। सेठ अलोपीदीन ने वंशीधर को कलम देते हुए कहा कि मुझे न अनुभव की आवश्यकता है और न विद्वता की, न मर्मज्ञता की। मुझे तो सदैव नदी किनारे वाला उद्दंड, कठोर किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा ही चाहिए। भगवान से यही प्रार्थना है कि वह आपको हमेशा वैसा ही बनाए रखे। यह सब सुनकर वंशीधर की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कांपते हाथों एवं भक्ति भाव से नियुक्ति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। अलोपीदीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले से लगा लिया। इस पाठ में प्रयुक्त कुछ कठिन शब्द हैं, उनके शब्दार्थ देख लेते हैं, जो कि कुछ स्लाइड्स में दी हुई हैं, वो आप देख लें। और इसके बाद हम देखते हैं पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न दिए हुए हैं आरोह में, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों? तो इसका उत्तर क्या होगा कि हमें इस कहानी का नायक वंशीधर सबसे अधिक प्रभावित करता है। वह ईमानदार, शिक्षित, कर्तव्यपरायण व धर्मनिष्ठ व्यक्ति है। उसके पिता उसे बेईमानी का पाठ पढ़ाते हैं, घर की दयनीय दशा के बारे में बताते हैं, उसका हवाला देते हैं, परंतु वह इन सब के विपरीत ईमानदारी का व्यवहार करता है। वह स्वाभिमानी है। अदालत में उसके खिलाफ गलत फैसला लिया गया, उसकी नौकरी छीन ली गई, परंतु उसने स्वाभिमान नहीं खोया। कहानी के अंत में उसे अपनी इसी ईमानदारी का फल मिलता है, जब पंडित अलोपीदीन उसे अपनी सारी जायदाद का आजीवन स्थायी मैनेजर नियुक्त करता है। भ्रष्ट सेठ पंडित अलोपीदीन को भी वंशीधर की चारित्रिक दृढ़ता के समक्ष झुकना पड़ता है। अब है प्रश्न दूसरा, नमक का दरोगा कहानी में पंडित अलोपीदीन के व्यक्तित्व के कौन से दो पहलू यानी कि दो पक्ष उभरकर सामने आते हैं? तो पंडित अलोपीदीन के व्यक्तित्व के निम्नलिखित दो पक्ष उभरकर सामने आते हैं। पहला है भ्रष्ट व्यक्तित्व, जो कि अप्रशंसनीय है। पंडित अलोपीदीन के चरित्र का यह पक्ष आदर योग्य नहीं है। वह भ्रष्ट कार्यों को रात के अंधेरे में बड़े आराम से करता है, धन कमाने के लिए धन का गैर कानूनी उपयोग करता है। उसने विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को रिश्वत के दलदल में फंसा रखा है। कहानी के आरंभ और मध्य तक उसे समाज के एक चालाक और वाचाल व्यक्तित्व वाले व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है, जिसने अपनी चतुरता से समाज में अपना सम्मानित स्थान बनाया हुआ है।
उसके इस भ्रष्ट चरित्र की प्रशंसा नहीं की जा सकती। दूसरा है उज्ज्वल व्यक्ति, जो कि प्रशंसनीय है। कहानी के अंत में पंडित अलोपीदीन के व्यक्तित्व का सकारात्मक पक्ष उभरकर सामने आता है। भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला व्यक्ति ईमानदार वंशीधर, जो कि दरोगा था, के द्वारा गिरफ्तार किए जाने पर उससे अपने अपमान का बदला लेने के लिए उसे नौकरी से निकलवा देता है, किंतु दरोगा के दृढ़ चरित्र के समक्ष उसका झूठा अहंकार समाप्त हो जाता है। वह वंशीधर के ईमानदार व्यक्तित्व से प्रभावित होकर ही उसे सम्मानपूर्वक अपनी सारी स्थायी संपत्ति का मैनेजर यानी कि प्रबंधक नियुक्त करता है। पंडित अलोपीदीन के व्यक्तित्व की यह गुण ग्राहकता प्रशंसा के योग्य है। अब तीसरा प्रश्न है कि कहानी के लगभग सभी पात्र समाज की किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। निम्नलिखित पात्रों के संदर्भ में पाठ के उस अंश को उद्धृत करते हुए बताइए कि यह समाज की किस सच्चाई को उजागर करते हैं। पहला है वृद्ध मुंशी, दूसरा है वकील, तीसरा है शहर की भीड़। तो सबसे पहले वृद्ध मुंशी। वृद्ध मुंशी का चरित्र समाज की उस सच्चाई को उजागर करता है जिसमें वृद्ध माता पिता भी जीवन मूल्यों से वंचित हैं। वे स्वयं भी भ्रष्ट आचरण करने में झिझक महसूस नहीं करते और ना ही अपने बच्चों को कोई सद आचरण की सीख दे पाते हैं, बल्कि उन्हें रिश्वतखोरी या ऊपरी आमदनी प्राप्त करने की सलाह देते हैं। अर्थात ऐसे परिवार एक अच्छे समाज की नींव नहीं बन सकते। वृद्ध मुंशी भी वंशीधर अपने बेटे को यह सलाह देते हैं कि नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह पीर की मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और फिर धीरे धीरे घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, इसी से बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। इन बातों को निगाह में बांध लो, यही मेरी जन्म भर की कमाई है। वे अपने बेटे की ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा पर पीठ थपथपाने के बजाय उसे कोसते हुए कहते हैं, इस वंशीधर को पढ़ाना लिखाना सब बेकार हो गया। हमने तो इसे इसलिए पढ़ाया था कि जैसे तैसे कमाकर हमारा घर भरे, लेकिन यह निकला अक्ल का दुश्मन। तो ये जो मुंशी वंशीधर थे उनके वृद्ध पिता मुंशी का चरित्र चित्रण था। दूसरा है वकील। वकील समाज की एक ऐसी सच्चाई है जो न्याय की जीत पर खुश होने की बजाय अपने मुवक्किल की जीत पर खुश होते हैं, चाहे न्याय का गला ही क्यों न दबाना पड़े। न्याय की इससे बड़ी पराजय नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। उन्हें भ्रष्ट सेठ अलोपीदीन ने धन का गुलाम बना दिया था। फैसला ईमानदारी के पक्ष में ना होकर भ्रष्टाचारी के पक्ष में हुआ। तीसरा है शहर की भीड़। शहर की भीड़ समाज की वह सच्चाई है जो संवेदनहीनता का पर्याय है। वह केवल एक तमाशबीन की तरह दृश्य को देखना चाहते हैं, किसी के दुख में भी तमाशे जैसा मजा लेते हैं। विशेष रूप से नए नए रावण को देखना उन्हें ज़्यादा अच्छा लगता है, जबकि वे स्वयं भ्रष्ट आचरण में लिप्त रहते हैं। फिर भी किसी भ्रष्टाचारी की कलई खुलने पर खुलकर टीका टिप्पणी करने से नहीं चूकते। उदाहरण के लिए, जब दूसरे दिन पंडित अलोपीदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियाँ, हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कभी भी आंखें इतनी उत्सुक न होती होंगी जितनी पंडित अलोपीदीन को देखने को थी। भीड़ के कारण छत और दीवार में कोई भेद नहीं हो पा रहा था। चौथा प्रश्न है, निम्न पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर की मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो।
मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी में से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। अब इस पद में जो प्रश्न है, 3 प्रश्न दिए हैं। यह किसकी उक्ति है? मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है? क्या आप एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत हैं? तो पहला प्रश्न है, यह किसकी उक्ति है? तो यह उक्ति वंशीधर के बूढ़े पिता की है। दूसरा प्रश्न है, मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया? तो मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद इसलिए कहा गया है क्योंकि जिस प्रकार पूर्णमासी का चांद पूर्णिमा के दिन ही पूरा दिखाई देने के बाद धीरे धीरे दूसरे दिन से ही घटना आरंभ हो जाता है, ठीक उसी प्रकार वेतन भी मास में मिलता तो एक बार है, किंतु अगले दिन से ही घटते घटते शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। तीसरा प्रश्न है, क्या आप एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा? नहीं, मैं पिता के इस वक्तव्य से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जब एक पिता ही इस तरह की सोच का वक्तव्य देगा तो पुत्र की मानसिकता के विकृत होने की संभावना अधिक हो जाती है। ऐसी मानसिकता समाज के लिए अहितकारी है। पांचवा प्रश्न है, नमक का दरोगा कहानी के कोई 2 अन्य शीर्षक बताते हुए उसके आधार को भी स्पष्ट कीजिए। नमक का दरोगा कहानी के 2 अन्य निम्नलिखित शीर्षक हो सकते हैं। पहला है सत्य की जीत। यह शीर्षक कहानी का केंद्रीय भाव है, मूल उद्देश्य है। वंशीधर को सत्य के रास्ते पर चलने में कठोर संघर्ष का सामना करना पड़ता है, यहाँ तक कि उन्हें नौकरी से भी निकाल दिया जाता है, परंतु वे विचलित नहीं होते। कहानी के अंत में भ्रष्ट आलोपी दीन उनके यहाँ आता है और अपने किए पर पश्चाताप प्रकट करते हुए वंशीधर को अपनी संपत्ति का प्रबंधक नियुक्त करता है। अतः सत्य की जीत शीर्षक कहानी के लिए उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। दूसरा है नैतिकता का मूल्य। यह कहानी नैतिक मूल्यों पर आधारित है। ईमानदारी के महत्व को कहानी में स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया है। यह कहानी जीवन मूल्यों के प्रति आस्था को बनाए रखने में सक्षम है। अतः कहानी का दूसरा उपयुक्त शीर्षक नैतिकता का मूल्य हो सकता है। छठा और अंतिम प्रश्न है, कहानी के अंत में आलोपी दीन के द्वारा वंशीधर को नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। आप इस कहानी का अंत कैसे करते? कहानी के अंत में आलोपी दीन द्वारा वंशीधर को नियुक्त करने के पीछे यह कारण हो सकता है कि उसने अब तक बेईमान, भ्रष्ट और बिकाऊ लोग ही देखे थे। चूँकि वह स्वयं लालची, धन लोलुप व्यक्ति था, जिसने बड़े से बड़े अधिकारियों को भी रिश्वत के बल पर अपना गुलाम बना लिया था। केवल एक वंशीधर ही उसे ऐसा व्यक्ति मिला जो हजारों रुपयों का लालच देने पर भी अपने ईमान से नहीं डेगा, अटल रहा। आलोपी दीन अतुल संपत्ति का मालिक था। उसकी संपत्ति की सुरक्षा जिनके हाथों में थी वे भी बेईमान ही थे। अतः उसे अपनी संपत्ति की सुरक्षा हेतु ऐसे ही दृढ़ चरित्र वाले एक प्रबंधक की आवश्यकता थी, क्योंकि व्यक्ति स्वयं कितना ही बेईमान, भ्रष्ट हो, पर उसे कर्मचारी ईमानदार व सच्चा ही चाहिए होता है। इसलिए उसने उसे नियुक्त किया। मैं भी इस कहानी का अंत इस प्रकार अच्छाई की जीत दिखाकर ही करता। तो इस प्रकार आज आपने देखा कि नमक का दरोगा कहानी बहुत ही अच्छी, आदर्शवादी, यथार्थवादी कहानी थी। और इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मुंशी वंशीधर की तरह हमें भी स्वाभिमानी, कर्तव्यनिष्ठ, धर्मनिष्ठ रहना चाहिए और स्वार्थ से परे रहना चाहिए। इससे हमारे प्रतिष्ठा और समृद्धि बढ़ती है।
तो आज के लिए इतना। अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।